कृषि दर्शन के देखिया जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो संझा के 5:30 बज गए है और आप मन टीवी करब बैठ गए हबो। और जैसे कि आप मन जाना तो संगवारी हो कि मैं खड़े हों गन्ना के सुग्घर फसल में। और हमार आज के विषय घलोक यही हरे कि हम गन्ना के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन। यही हरे हमार आज के विषय संगवारी हो। और हमार जिन संगवारी भाई मन है उमन बढ़िया गन्ना ला खावत हवे मेर। मैं आपन सन गोठियात हूँ और एक ठन और विशेष सूचना है आप मन बर, ये ला आप मन देखो फिर हमन आगे करबो चर्चा। ये हम लोग पहले फूल गोभी को फ्लड इरिगेशन में लगाते थे और अब हम लोग उसको ड्रिप में लगा रहे हैं। फ्लड इरिगेशन में क्या होता था कि हमको पूरा बेड में पानी छोड़ना पड़ता था और पानी बहुत ज़्यादा लगता था और पानी वेस्टेज भी होता था और खाद भी उसके साथ देते थे तो खाद भी ज़्यादा लगता था, पूरा यूटिलाइजेशन होता नहीं था खाद का, बहुत सारा खाद लीच हो जाता था। इसलिए फिर हम लोग ने ड्रिप में लगाना चालू किया। तो ड्रिप में लगाने से क्या होता है कि पौधे को हमें जितना पानी देना है उतना ही मात्रा में हम पानी देते हैं और पानी के साथ में हम खाद देते हैं। तो जितना पानी रहता है उतना ही उसके साथ में खाद भी जाता है, तो खाद और पानी वेस्टेज नहीं होता है और पूरा यूटिलाइजेशन होता है। तो इसमें हमको पानी की भी बचत होती है और खाद की भी बचत होती है। तो संगवारी हो एक बार फिर से आप मन के स्वागत है हमारे गन्ना के खेती में। तो आज हम मन जानबो संगवारी हो कि कैसन ढंग के आप मन अपन खेत में गन्ना के वैज्ञानिक खेती ला करहु। और यही विषय में बताए बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर HL सोनवोर जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो अब हम मन जानबो कि गन्ना के खेती बर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है कतका बढ़िया हवे और जमीन कैसन ढंग के उपयुक्त होते गन्ना के खेती में। आओ जानथन ये विषय में डॉक्टर साहब काय कहा थे। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो गन्ने की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है और जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, वह भी इसके लिए उपयुक्त है। जैसे ये गन्ना एक नकदी फसल है, इसकी अच्छी खेती करके किसान जो है 3 से 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर सकल आय प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वह होता है भूमि का चुनाव, कि हमें गन्ने की खेती किस प्रकार की भूमि में करनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार की भूमि या सभी प्रकार की इस परिस्थिति जो है वो गन्ने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सबसे पहले गन्ने की खेती के लिए भूमि का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि मिट्टी थोड़ी गहरी हो, मतलब लगभग कि 50 से 60 सेंटीमीटर तक कोई कड़ी परत या चट्टान नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर पूरी मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि इसके जो जड़ हैं वह अच्छे से फैल पाए और गन्ना का विकास अच्छा हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है जल निकास। आजकल देखने में यह आ रहा है कि गन्ने की खेती लाभदायक होने के कारण से किसान भाई इसको धान वाले खेतों में भी लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर कि जल भराव की स्थिति आ जा रही है और गन्ने का बढ़वार अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें कि जहाँ कहीं भी गन्ने की खेती करना हो वहाँ जल भराव नहीं होना चाहिए, जल नहीं भरना चाहिए और जलों का निकास अच्छे से हो जाए। यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो नाली बनाकर जलों को निकास करने की आवश्यकता है, जिससे कि गन्ने का बढ़वार अच्छा हो। वैसे तो देश में गन्ना जो है अलग अलग समय में लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ की जलवायु के हिसाब से गन्ना जो है 2 मौसम में लगाया जाता है। एक गन्ना लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में और दूसरा गन्ना लगाया जाता है फरवरी मार्च के महीने में। जो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, जिसे कि शरतकालीन गन्ना कहते हैं, इसकी जो है उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होती है। सामान्य रूप से 20 से 25% इसका उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होता है। साथ ही यह भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित जो गन्ना मिल है उसमें पेराई कब शुरू हो रहा है। सामान्य रूप से इसकी जो पेराई है जब नवंबर दिसंबर महीने से शुरू होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए गन्ने की किस्मों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ कहीं भी किसान जो है शरतकालीन गन्ना ले रहे हैं, मतलब कि अक्टूबर या नवंबर में बुआई कर रहे हैं, तो गन्ने की ऐसी किस्म हो जो 11 से 12 महीने या उससे ज़्यादा अवधि का हो, जिससे कि कटाई के तुरंत बाद इसको शुगर फैक्ट्रीज़ में भेजा जा सके। वहीं पर जहाँ पर कि बसंतकालीन गन्ना लगता है, जिसमें फरवरी या मार्च में गन्ने की बुआई की जाती है, तो वहाँ पर किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध है कि वो कम अवधि वाले या ज़्यादा अवधि वाले किस्मों को भी लगा सकते हैं और उसको शुगर फैक्ट्रीज़ के साथ साथ में जूस के लिए भी इसको या रस के लिए भी, गन्ना रस के लिए भी इसको उपयोग में ला सकते हैं और अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु में परीक्षण किया गया है, हमारे महाविद्यालय में कुछ गन्ना की किस्मों का परीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया है कि कुछ किस्में यहाँ की जलवायु के हिसाब से ज़्यादा अच्छी है
तो जो बसंतकालीन गन्ना है उसके लिए 9 से 10 महीने वाली गन्ना की किस्में, और जो शरतकालीन वाली गन्ना है उसके लिए ज़्यादा अवधि की किस्में जैसे कि दामोदर, CO 86-032, प्रभा आदि ऐसी किस्में हैं जिसका चुनाव करके किसान अच्छे से गन्ना की खेती करके लाभ कमा सकता है। तो वही संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के जलवायु और कैसन ढंग के ज़मीन में आप मन गन्ना के खेती ला कर सकता हो, और ओकर बर हमला ज़मीन के तैयारी ला कैसे करना है यहू गोड़ बात ला आप मन ला सुने हाओ। अब हमन बात करबो संगवारी हो कि गन्ना ला लगाए के विधि का होना चाहिए, कौन कौन से प्रकार से हम गन्ना के ला लगा सकथन, और कैसन कैसन किस्म के गन्ना होते संगवारी हो जेन एक अच्छा फसल के रूप में हमारे किसान भाई मन अधिक से अधिक लाभ कमाए बर लगा सकत हवय। आओ जानथन ये विषय में काय कहते डॉक्टर साहब। गन्ने का बुआई वास्तव में एक महत्वपूर्ण घटक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। खास करके इसमें जलवायु का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से यह देखा गया है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में तेज़ हवाएं चलती है जिससे कि गन्ना गिरने की समस्या रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए गन्ने की बुआई का विधि का चयन करना चाहिए। वैसे तो गन्ने बुआई की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से जो ट्रेंच विधि है, नाली विधि जिसको बोलते हैं, वह सबसे अच्छी है क्योंकि इससे गन्ना गिरता नहीं है। साथ ही रिंग विधि से भी गन्ने की बुआई कर सकते हैं, उसमें भी गन्ने के पौधे गिरते नहीं हैं। तो इसके लिए जो नाली विधि होती है उसके लिए 90 सेंटीमीटर की दूरी पे लगभग 1 से 1.5 फीट गहरी नाली बनाई जाती है और उसमें गन्नों को आँख से आँख मिला करके उसको लगाया जाता है, जिससे कि गन्ने जो है पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि गन्ने के बीजों का चुनाव। सामान्य रूप से गन्ने के अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए बीज किस्म के ही गन्ने लेने चाहिए, और जिसमें कि लगभग 7 से 8 महीने के गन्ना जो होता है वह बीज जो है बुआई के लिए उपयुक्त हो जाता है। और इस प्रकार यदि 7 से 8 महीने का गन्ना है तो पूरा का पूरा गन्ना जो है बीज के लिए या बुआई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि किसान भाई जो है पुराने गन्नों की खेती करते हैं जो लगभग कि 12 महीने या 13 महीने की फसल हो चुकी रहती है। तो उन गन्नों में जो नीचे की जो गांठें होती है, लगभग आधे से नीचे की जो गांठें होती है उसमें अंकुरण बहुत अच्छा नहीं होता है, बल्कि आधे जो ऊपर होती है वहाँ पर अंकुरण अच्छा होता है। तो 1/3 से लेके आधे तक का जो गन्ना का ऊपरी हिस्सा होता है उसका चुनाव बीज के रूप में करना चाहिए, जिससे कि इसका अच्छा से अच्छा पौध प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ एक और चीज़ है गन्ने के चुनाव में, वह है कि गन्ने के लिए जो बोया जाने वाला बीज हम उपयोग कर रहे हैं तो वह मूल फसल से होना चाहिए, रेटून या पीढ़ी फसल से ना हो, क्योंकि रेटून फसल में कीट बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इसलिए उनको चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि मूल फसल जो होती है, जो पहली साल जो फसल ली जाती है उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि इसके आने वाली जो फसल है उसमें कीट बीमारियों का प्रकोप कम हो। संगवारी हो, ये बात ला आप सबो जन जानते हो कि कोनो भी प्रकार के फसल में जल के बड़ा ही महत्व होते। वैसे कहे भी गए है कि जल ही जीवन हवय, चाहे वो मानव हो चाहे वनस्पति। तो संगवारी हो, और जैसे हमारे भारत सरकार के कहना है कि हमला जल संरक्षण के भी ध्यान रखना है और एक एक बूंद से हमला फसल घलोक लेना है। तो ये जम्मो गुट बात ला ध्यान में रखते हुए संगवारी हो, गन्ना के खेती में जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आओ जानथन काय कहा थे डॉक्टर साहब। अब जल प्रबंधन गन्ने में 2 चीज़ों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। एक सबसे पहले चीज़ तो हम ध्यान दें जल निकास अच्छे से हो। दूसरी बात आती है सिंचाई का। तो सिंचाई में हम ये देख सकते हैं बुआई के बाद शुरू में अंकुरण के समय पर्याप्त नमी की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि गन्ने का जमाव अच्छा हो जाए। उसके बाद बारिश आने से पूर्व तक, चाहे वह शरतकालीन गन्ना हो या बसंतकालीन गन्ना हो, बारिश के आने तक लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पे सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि उसके बढ़वार में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। उसके बाद जब बारिश का मौसम एक बार आ जाता है तो सामान्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर पुनः जब हम कटाई की बारी आती है तो कटाई के लगभग 1 महीना पहले गन्ने में पानी देना या सिंचाई देना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें शक्कर की मात्रा बढ़ती है और गन्ने में परिपक्वता अच्छी आती है। तो संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के बढ़िया चर्चा चलत है गन्ना के खेती करे बर। अब बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखो ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए A बी B
अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। तो भाई संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिसे हमारे गोटबात चला रही से चर्चा चला रही से कि हम गन्ना के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करन, और यही विषय में हमारे डॉक्टर साहब घरों आप मतलब ढेर कन चर्चा गोटबात बता रही से। अब बात करथन कि गन्ना के जब हमारे किसान भाई मन खेती ला करत हवे तो कब कब ओमा खाद ला डालना है और ओकर जेन नींदर नियंत्रण है ओला कैसे करना है। आओ जानथन काय कहा थे डॉक्टर साहब। गन्ने की फसल जैसा हम जानते हैं ये लगभग साल भर की फसल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व अवशोषण करती है। इसके अच्छे पैदावार लेने के लिए इसी कारण से ज़्यादा मात्रा में खाद और उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से इसमें जो उर्वरक की अनुशंसा की जाती है वह है लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद बुआई के समय मिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 250 से लेकर 300 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 80 से 90 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 50 से 60 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। यह मात्रा भूमि की उर्वरक उपलब्धता के अनुसार थोड़ी बहुत अंतर कर सकती है और मिट्टी परीक्षण कराकर ही इस मात्रा को निर्धारित करें। यदि आपकी मिट्टी में लगता है कि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि मिट्टी में यदि इनकी कमी है तो इस मात्रा को और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से मिट्टी परीक्षण कराकर ही इन उर्वरकों का उपयोग करें। साथ ही साथ कई प्रकार के सूक्ष्म जीव कल्चर आते हैं जिनका भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और इन फसलों के लिए अच्छा पोषक तत्व तो उपलब्ध कराते हैं। इसलिए गन्ने में एसिटोबैक्टर और पीएसबी 2 कल्चर आते हैं जिसका भी हमें उपयोग करना चाहिए। और जैसे कि संगवारी हो, आप जम्मो झन ला ये बात के पता हवे कि जब कोनो भी प्रकार के जब फसल हमार किसान भाई मन ह लेथे तो प्रकृतिक से ओ मन ह लड़ाई घलो करथे। काबर कि प्रकृति के अनुसार जम्मो चीज़ होथे, लेकिन कभी कभी प्रकृति के अनुसार ही कीट पतंगा के प्रभाव घलो बढ़ जाथे। हमारे संगवारी भाई मन ह बढ़िया से बढ़िया फसल लेवत है, लेकिन हर एक प्रकार के फसल में जैसे शरीर में बीमारी व्याधि आथे वैसने ही फसल में घलो बीमारी व्याधि आथे। तो गन्ना के खेती में कौन कौन से प्रकार के बीमारी कीट पतंगा के प्रकोप होथे और से हम कैसे बच सकथन, ये जम्मो गोट बात ला बतावत है डॉक्टर साहब। आओ सुनथन और देखथन काय कहा थे। गन्ने की फसल में वैसे तो बहुत ज़्यादा कीड़े बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कीड़े और बीमारियां हैं जो इसकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। कीड़ों में मुख्य रूप से जो आता है वह है दीमक। दीमक जो है इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद तना छेदक का भी इसमें प्रकोप देखा गया है और पायरिला एक कीड़ा होता है, चूसने वाला कीड़ा होता है। ये जो
3 प्रमुख कीड़े हैं जो छत्तीसगढ़ की जलवायु में देखे गए हैं। तो इनके नियंत्रण, समय पे नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। दीमक के नियंत्रण के लिए लगभग 20 से 25 किलो क्लोरोपाइरीफास दवा जो है भूमि की तैयारी करते समय मिला देना चाहिए, जिससे ये दवाई जो है मिट्टी में मिली रहती है और होने वाले दीमक के प्रकोप को रोकती है। और तनछेदक के उपचार के लिए फोरेट एक सबसे अच्छी दवा है जो प्रारंभिक अवस्था में, जबकि फसल की अवस्था लगभग 50-60 दिन की रहती है, उस समय यदि प्रकोप दिखाई देता है तो इस फोरेट नामक दवाई का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में डालें और उसके बाद सिंचाई कर दें, जिससे कि इसका अवशोषण पौधे कर पाएँ और तनछेदक के जो कीड़े हैं मर जाएँ। इसके अतिरिक्त एक जो कीड़ा देखा जाता है पायरिल्ला, यह रस चूसने वाला कीड़ा होता है और इसका प्रकोप मुख्य रूप से बाद की अवस्थाओं में होता है, जबकि पौधे में रस बनना शुरू हो जाता है या पौधे बड़े हो जाते हैं, 8 से 10 महीने का जब पौधा होने का होता है तब इसका प्रकोप दिखाई देता है और इस समय से नियंत्रण करना जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था से ही इस पे ध्यान दें कि इसका प्रकोप यदि शुरू हो गया है तो इसके लिए कुछ जैव नाशी जैसे एपिक्रेनिया आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं या उसको पालन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कीटनाशकों का भी हम इसके नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्विनोलोफास या क्लोरोपाइरीफास दवा जो है वह इसका स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वह ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप ना बढ़ पाए, क्योंकि इस समय गन्ने का बढ़वार भी बहुत ज़्यादा होता है और दवाई छिड़कने में विशेष तकलीफ होती है। अतः प्रारंभ से ही इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो संगवारी हो, ये तो रही से गोट बात कि आप मन हा गन्ना के जब खेती करहू तो कैसन ढंग के आप मन हा ओमा का उदिम ल करहू तो गन्ना के खेती है बहुत अच्छा ढंग से आप मन ला लाभदायक होही। फिर एक संगे संग यही बात है कि गन्ना में विशेष रूप से का काम करना चाहिए, कब कब ओमा माटी ला चढ़ाना चाहिए, ये सब विषय में गोट बात करत ही से और हमारे डॉक्टर साहब घलोक यही विषय में बतावत हवे। आओ देखन और सुनथन का से डॉक्टर साहब। गन्ने की फसल में निंदाई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इसके लिए कुछ निंदानाशक भी अनुशंसित किए जाते हैं, फिर भी निंदानाशकों के बजाय हाथ से गुड़ाई करके खरपतवारों को नियंत्रण करना और साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाना बहुत ही लाभदायक होता है। इससे कंसे ज़्यादा आते हैं और कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य है वह जो हल्की जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य जो है वह लगभग 90 दिन के बाद किया जाता है, जिससे कि पौधों के आसपास मिट्टी इकट्ठा हो जाए। और अंत में बारिश आने से पूर्व एक बार भारी मिट्टी चढ़ाना चाहिए, जो लगभग कि 120-25 दिन के आसपास आती है। उस समय यदि भारी मिट्टी चढ़ाते हैं तो आगे आके गन्ने को गिरने की समस्या से रोकने में मदद मिलती है। ये तो रही संगवारी हो गोट बात और चर्चा। कैसे लगी इस चर्चा है ये ला आप मन जरूर बताओ। और अब बेरा हो गए है सुघर गीत संगीत के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। बोल रे वृंदावन बिहारी लाल की, रामे 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 मोरा रामे रामे भैया मोर। राजा ग्रहण के यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंचे हैं। भोजा नागा मांगे पांडव का राजा बहु भैया। हे राजा दुर्योधन, हम आपके बात सदा मानत आत है, लेकिन पांडव वनवासी पान भोजन मांग के चले थे। साठे ये हजारा से लाधावन लागे भाई। बात मान के भैया 60,000 अपन चेला धर के दुर्वासा ऋषि रहे तो ये दे कामयाब बन में पांडव के पास चला थे जी। जब पहुंचे वो समय में कहा धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो। पर्ण कुटीले निकल के देखे पांचों भाई पांडव धर्मराज रहे तो माता द्रौपदी अंदर में हेरा घी। हाँ गुरुदेव, बहुत दिल में आथो का बातें बता दे कथे। वो समय के बेरे जी सिया रामा सिया रामा सिया मन रामा भाई। सिया रामा राधे श्याम रामा।
हमरा भोजन देना है दे दे, नहीं तो मैं श्राप देके जल भर के नाश कर दूं। उतरा बादल लाया बस नाना जबाला के भाई। धर्मराज कथे, हे गुरुदेव, मैं माता द्रौपदी ला घर में अंदर जाके पूछ के आवत हूँ कथे। घर में अंदर जाके गए पछे हे द्रौपदी एक ठम बड़ा विपत्ति आहे कथे जी। दुर्वासा ऋषि रहे भैया 60,000 अपन चेला ला धर के आगे है। अब हमन ला भोजन मांगा थे नारी, अगर भोजन दे दे तो ठीक है, नहीं तो हमरा जल भके श्राप दे के सर्वनाश कर दी कथे जी। वो समय का माता द्रौपदी भगवान के रहे याद करे। मोरे लाज रखो बनवारी, मोरे लाज रखो गिरधारी। मैं दुखिया हारी हो, मोरे लाज रखो बनवारी। भगवान कन्हैया द्वार का ले भैया छोड़ के माता द्रौपदी के कुटिया में आके विराज बहन हो के रागी। उहू हबन खाक नहीं आतीज गा, उहू लांघा ना गे रे भाई का करबे। हे द्रौपदी बहनी यार में लग द्वार का ले रुक्मणी मंद साग भात यदि मैं है खाना छोड़ के आथो मोला बड़ भूख लागते, मोला वंती ते का कन खाबा दे देते कथे जी। द्रौपदी कथे भगवान में जैसन के है तैसन में होते। मैं है लाज बचाएगा था तो उल्टा को उठा था भगवान। अरे धोमाज कभी खपल दे भगवान, कहीं चलिए कथे नहीं दीदी ते है लबारी मार था बटो ही लाल तो कहते बटो ही लाल के भगवान ये पास दे देंगे। भगवान हा बटो ही खड़खड़ाट बैठे हैं जी। अब भाजी मिली से टूट टुटका वाला खा करके और एक गिलास पानी पे परमात्मा रहे तो नहा कथे। मोरा वाही का समय के भैया मोर भैया बकुला न लागे। भीमसेन कथे भीमसेन ते का दे कथा बोकर बोल जान गंगा नहा बगे। तो वहां पर मैं भैया सुंदर प्रकार के बलाय बाजा थे। वहां ऋषि मुनि मन भगवान के कृपा से बैठा फूला थे, ओकर ऊपर उलट का थे ना है तो चपकी चकवा हुआ थे रागी। और जया बोलो वृंदावन बिपिना बिहार दया करे नारायण। तो संगवारी हो कैसे लागी साप मल्ला हमार आज के गीत है और आज के हमार गन्ना के खेती के ज्ञान है। ये जम्मो गोड़ बात ला अपना ध्यान रखो संगवारी हो। आप मल्ला हमार पता तो पता है, हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। तो संगवारी हो आपके किसान मितान हाँ अगले अंग तक नवा विषय संग फेर आही, तब तक बर जय जोहार।